हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है और ऐसे में अब सरकार 1 साल का अपना जश्न, एक बड़ा भव्य समारोह जो है वो धर्मशाला में करने जा रही है। हिमाचल प्रदेश सरकार की क्या उपलब्धियां इस दौरान रही हैं, क्योंकि सबने देखा कि एक बड़ी आपदा यहां पर देखने के लिए मिली और इन सब के बीच चुनौतियों के साथ साथ उपलब्धियों की बात भी यहां पर की जा रही है। ज्यादा बात करेंगे, हमारे साथ बात करने के लिए इस पर मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी। मुख्यमंत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। सबसे पहले सवाल यही उठता है कि 1 साल का ये कार्यकाल किस तरह का आप देख रहे हैं? देखिए, एक चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि 1 साल पहले हमने कहा था कि हम सत्ता में सत्ता सुख के लेने आए हैं, व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए हैं। और 1 साल में जो 40 साल से एक रूटीन व्यवस्था चली हुई थी, जो पुराने कानून थे, पुराने नियम थे, उनको आधार मानकर ही सरकारें चलती थी, हमने उन नियमों में परिवर्तन किया और इस सरकार को एक नई दिशा दी। और अच्छे शासन के लिए अच्छे प्रशासन का होना ज़रूरी था और गुड गवर्नमेंट के लिए गुड गवर्नेंस का ज़रूरी था। इस दृष्टिकोण से हमने कार्य किया और मुझे खुशी है कि हम उस दिशा में अभी आगे बढ़े हैं और काफ़ी सुधार उसमें हुआ है। मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में जो चुनौतियां हमारे पास है, उन चुनौतियों का हम सामना करेंगे। इस दौरान हमने देखा कि हिमाचल प्रदेश में एक बरसात के समय में बड़ी आपदा देखने के लिए मिली। किस तरह से चुनौतीपूर्ण ये समय रहा और किस तरह से सरकार ने जो है इस पूरे प्रकरण को किस तरह से आपने देखा और किस तरह से आपने संभाला? देखिए, हिमाचल के इतिहास की ये सबसे बड़ी आपदा थी। अब हमारा अपना जीवन काल, हम 50-55 साल के वर्ष के हो चुके हैं। अपने जीवन काल में हमने कभी ऐसी तबाही का मंजर नहीं देखा, इतनी अत्यधिक बारिश नहीं देखी। और ये बारिश अप्रैल, मई, जून जो हमारे गर्मी है तब से कंटिन्यूटी में होती रही और जुलाई में तो इतनी अधिक बारिश हुई, 300% के से तक बारिश हुई, जो जुलाई में नॉर्मल बारिश होती थी। उसने काफ़ी तबाही पहले कुल्लू में मचाई और फिर पूरे हिमाचल प्रदेश में इस तबाही का मंजर देखने को मिला। ऐसा नहीं है कि कुछ जगह ही तबाही हुई। पहले क्या होता था, बरसात के मौसम में जहाँ नदियाँ होती थी वहाँ तबाही होती थी, कहीं लैंडस्लाइड छोटे मोटे हो जाते थे, पर इस बार का तबाही पूरे हिमाचल प्रदेश में हुई। और मुझे खुशी है कि हमारे सभी मंत्रिमंडल के सदस्य, विधायक, सरकार के प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी, सब ने एकजुटता का परिचय दिया। और जब कुल्लू में आई तबाही में जब 75,000 पर्यटक फंस गए थे और तकरीबन 15,000 देश विदेश से आई गाड़ियाँ फंसी हुई थी, हमने उनको भी निकाला 48 घंटे के भीतर और 48 घंटे में बिजली को भी शुरू किया, आपका पानी को भी शुरू किया और इलेक्ट्रिसिटी भी, और जो हमारी सड़कें थी उनको टेम्परेरी दुरुस्त किया। तो हमने एक पूरी कोशिश से आपदा प्रभावित परिवारों की मदद की। और जितने भी परिवार टूरिस्ट यहाँ आए थे, एक भी आदमी ये नहीं कह सकता था कि कहीं अराजकता का माहौल है, कि हमको लूटा गया है, हमसे पानी की बोतल 20 रुपये की 200 रुपये में ली गई है। इवन होटल वालों ने अपने रूम रेंट का किराया भी उनको माफ़ कर दिया। इस दौरान मदद की अगर बात करें तो खुलकर हाथ जो है वो खोल दिए सभी राज्यों से, आपको ज़्यादातर राज्यों ने जो है वो आपको यहाँ पर मदद किया। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार से कोई मदद इस पर नहीं मिली। भाजपा कहती है केंद्र सरकार तो मदद के लिए तैयार है। नहीं, केंद्र सरकार से हमें कोई स्पेशल रिलीफ पैकेज नहीं मिला और भाजपा कहती तो बता दे कहाँ मिला। जो पैसा था वो हमारा 2022-23 का जो बजट का प्रोविज़न होता था, उस प्रोविज़न के तहत मिलना चाहिए था। और दृष्टिकोण ये था कि उस पैसे को कैसे एनडीआरएफ का जो एडवांस किस्त थी वो मिली है, तो ये तो हमारे बजट में ही है। तो हम अपने हम बजट के अनुसार ही अपने जो हमको मिलना होता है। और एक एडवांस किस्त मिल गई थी कि दिसंबर की किस्त, जो अब दिसंबर है उसकी किस्त उन्होंने जुलाई में दी थी। उसके अलावा जो आपदा प्रभावित क्षेत्रों को पैसा मिलता है वो कोई भी स्पेशल रिलीफ पैकेज नहीं मिला। जैसे भुज में था, केदारनाथ में था, इस प्रकार की कोई भी हमें पैकेज की अब तो संभावना नज़र नहीं आ रही। और निश्चित तौर पर हमने अपने तौर पर अपने आर्थिक साधनों 4500 करोड़ रुपये का आपदा राहत पैकेज घोषित किया है। लेकिन जो हमने क्लेम भर के दिया है, जो हमारा अब राइट बनता है, अब तो राइट है, अब रिलीफ नहीं है, अब राइट है, उसकी हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो हमें जल्दी ही मिलेगा। और हमने तकरीबन भारत सरकार से भी इसकी मांग की है। आपने अपने भी जो बैंक खाता था आपने उससे भी जो है वो डोनेट यहाँ पर किया, अंशदान आपने किया। क्या एक मैसेज था इसके पीछे जब आपने ये किया? तो क्या
और लोगों ने भी इस पर पहल करी? देखिए, मैंने तो इसलिए मैं जो 51 लाख रुपए मैंने अपनी जमा पूंजी का किया, वो तो जब बच्चे आके अपनी गुलके तोड़ के दे पैसे दे रहे थे इस आपदा में, और हिमाचल की जनता का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने आपदा में खुलकर हिमाचल के लोगों को दान दिया, हिमाचल की सरकार को दान दिया। और जब बच्चों का तो मेरे मन में भाव आया, जब छोटे छोटे बच्चे जिनको छोटे छोटे पैसे मिलकर एक एक पैसा जोड़ के अपने गुल्लक में डाल रहे, तो मैं क्यों ना अपने पैसे दूं, तो मैंने 51 लाख रुपए का उसमें ये दान किया। पर्यटन जो है व्यवसाय बहुत बड़ी इकॉनमी है हिमाचल प्रदेश की। क्या लग रहा है आपको आपदा के बाद, क्या वो पटरी पर लौट रही है? क्योंकि पर्यटन सीजन एक बार फिर से शुरू हो चुका है, नया साल आ रहा है, क्रिसमस पर, नए साल पर हज़ारों लाखों की तादाद में हिमाचल प्रदेश लोग पहुंचते हैं। क्या वो परिस्थितियां, सड़कें और बाकी संसाधन जो है वो अब दुरुस्त हैं? पर्यटक की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में सभी जो हमारे पर्यटक आना चाहते हैं, अब सब रास्ते खुले हुए हैं, सब होटल ठीक है, कोई ऐसे डरने की बात नहीं है। क्योंकि ये जो पीरियड होता है, ये बरसात के समय थोड़ा सा पीरियड होता है, और वो भी नदी के किनारे रहने वाले लोगों के लिए होता है। अब कोई नहीं है, हमने अपनी सड़कों को दुरुस्त कर दिया है, हमने बिजली पानी को दुरुस्त कर दिया है, और हम फिर से जो पर्यटक आ रहे हैं उनके स्वागत की तैयारी के लिए हम जुट गए हैं। यहाँ क्रिसमस मनाना है, अभी न्यू ईयर मनाना है, हमने सब होटलों को डायरेक्शन दी है। और हमने ये भी कहा है कि इस समय जो लोग किसी भी प्रकार के पर्यटक का एंजॉय करना चाहते हैं, रात 2 बजे तक उनके होटल, ढाबे, बियर बार सब खुले रखे जाए, कोई ऐसे रिस्ट्रिक्शन ना की जाए। वो आएँ यहाँ अपनी नया साल मनाएं, क्रिसमस मनाएं, और अच्छी जलवायु लेकर स्वच्छ हवा का आनंद उठाएं। यही हमारा पर्यटकों को कहना है, और वो खुश दिल से यहाँ आ सकते हैं। अच्छा मुख्यमंत्री जी, एक सवाल और है कि आर्थिक संसाधन की कमी जो है वो हमेशा आप कहते रहे, जब से 1 साल जो है वो आपका पिछला अभी कार्यकाल का रहा है। इसमें क्या ऐसे बड़े आपने चीज़ें निकाली हैं जो अपने ही आर्थिक संसाधन जो है वो सरकार ने मजबूत किए हैं, या आगे के लिए रोड मैप जो है वो कुछ इस पर रखा गया है कि हमें यहाँ से जो है वो रिसोर्सेज मिल सकते हैं, या रिसोर्स मोबिलाइजेशन के ऊपर आपने काम किया है? देखिए, मैं ये कह सकता हूँ, हम आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहे हैं। आर्थिक स्थिति हिमाचल प्रदेश की ठीक नहीं है, और जब मुझे सत्ता मिली थी तो इसकी आर्थिक बदहाली इतनी ज़्यादा नीचे थी कि जो बीजेपी ने 1 साल में 14,000 करोड़ रुपए का कर्ज उठाया था, यानी कि 2022 और 2023 के वित्तीय वर्ष में 14,000 करोड़ रुपए का कर्ज उठाया था जी, जिसकी लास्ट की किस्त हमने उनकी जो अप्रूव थी लास्ट की किस्त, उसको हमने भी लिया है। और उसके बाद क्या हुआ कि प्रदेश कैसे चलेगा, और हमने व्यवस्था परिवर्तन के नाम से जिस प्रकार के कायदे बनाए, कानून बनाए, कुछ कड़े फैसले लिए, उस कड़े फैसलों से कुछ तकलीफ भी हुई, लेकिन वो तकलीफ थोड़े समय के लिए है। और आज मैं कह सकता हूँ कि हमारी जो अर्थव्यवस्था 1 वर्ष के भीतर 20% पटरी पर आई है। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आने वाले 5-4 सालों में 2027 तक जब अगला चुनाव होगा, हमारी अर्थव्यवस्था पटरी पर होगी, और 5 साल में, उसके अगले 5 साल में हम हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य होंगे। इस दृष्टि से मेरी सरकार ने कहा, हमारी सरकार ने काम किया, और मुझे खुशी है कि हम सोलर एनर्जी में हम 2000 मेगावाट बिजली हिमाचल प्रदेश में पैदा करना चाहते हैं। उसके लिए हमने कानून बदले, और जल्दी से जल्दी 2000 मेगावाट बिजली को हम पैदा करेंगे, तो हमें उसका रेवेन्यू जो आएगा उससे हमारी अर्थव्यवस्था और पटड़ी पर आएगी। और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ, क्योंकि हमें सर्दियों में जो बिजली होती है वो 7 रुपये पर यूनिट पड़ती है। कौन से महीने में? अक्टूबर से स्टार्ट हो जाती है। जो हीटर जला ना, ये 7 रुपये पर यूनिट पड़ रहा है, तो 7 रुपये पर यूनिट पड़ के मार्च तक 7 रुपये पर यूनिट खरीदते हैं। अगर हम सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाते तो हमें 4 रुपये या 4.5 रुपये पड़ेगी, तो 2.5 रुपये वो भी बचेंगे। और निश्चित तौर पर हम सर्दी के समय बिजली जो हमें सरप्लस स्टेट कहा जाता है, सर्दी के समय भी हम अपनी सरप्लस स्टेट बन जाएंगे। कोई टाइम बाउंड आपने कुछ ऐसा? देखिए, 32 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट है वो 45 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। उसमें इस जनवरी के अंत तक वो स्टार्ट हो जाएगा। हिमाचल का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट वो स्टार्ट हो जाएगा। मैंने कहा है कि उनको जून तक 100 मेगावाट सोलर पावर पैदा करनी है, और अगले दिसंबर तक, जो अगला दिसंबर है हमारा 2024 का, हम 200 मेगावाट पैदा करेंगे, और हिमाचल के युवाओं को उसमें रोजगार देंगे। 2000 मेगावाट का टारगेट करके चले। पहली बार किसी सरकार ने टारगेट फिक्स किया है, और उसके लिए धन का प्रावधान करना, और ये सब चीज़ों को हमने ध्यान में रख के कार्य किया है।
और जब ये चीज़ें 2000 मेगावाट हो जाएगी तो हम जो बिजली 700-800 रुपये करोड़ रुपए की खरीदती है वो 700-800 करोड़ रुपये हमारा बच जाएगा। ये तो आपने संसाधनों की आपने बात की, लेकिन सवाल ये है कि एक सरकार को चलाने में मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं मिलकर सब काम करते हैं। आपने शुरुआती दौर में ये कहा था कि इसमें समावेश होगा, इसमें संतुलित मंत्रिमंडल होगा और इसमें युवा भी होंगे और एक वरिष्ठ जो जिनको एक्सपीरियंस है वो भी होंगे। एक साल के कार्यकाल में क्या इनका रिपोर्ट कार्ड आपने जो है बनाया या इनकी परफॉर्मेंस कैसी रही? और क्या एक और सवाल भी है कि क्या मंत्रिमंडल विस्तार जो है वो आने वाले समय में हो सकता है? होगा तो कब होगा? बहुत बार आप कह चुके हैं कि जब भी होगा आप बताएंगे, लेकिन क्या उसके साथ साथ पोर्टफोलियो में बदलाव हो सकता है क्या? देखिए, इस बार मैं आपको बता सकता हूँ कि इसी साल मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और पोर्टफोलियो भी काफ़ी पोर्टफोलियो है, बदले जा सकते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार इस साल करना भी जरूरी है क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर आ रही है और निश्चित तौर पर ये जब से कानून बना था कि 10% मंत्री बनने चाहिए, ये हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा मंत्रिमंडल है क्योंकि इससे पहले सभी 12-12 मंत्रिमंडल में मंत्री सदस्य बना दिए जाते थे। तो इसी साल खत्म होने से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। छोटा मंत्रिमंडल, और इसमें कोई कठिनाइयां आपने देखी? क्या आपको महसूस हुआ कि कम और बहुत सा काम जो है वो आपके पास है, ज़्यादातर विभाग जो हैं वो आपके पास है? नहीं, मेरे पास नहीं ज़्यादा विभाग, मेरे पास तो होम और फाइनेंस है और मेरे पास कौन से ज़्यादा विभाग है? मेरे पास तो एक बिजली का पावर का है, वो मैं इसलिए ले रहा हूँ कि हिमाचल का पावर का रेवेन्यू, बाकी नहीं है मेरे पास, ज़्यादा डिपार्टमेंट नहीं है। बाकी डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा डिपार्टमेंट, काम का बोझ तो आपके ऊपर भी रहता है? नहीं, काम का तो राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते सभी डिपार्टमेंटों पर नज़र रखनी पड़ती है, बोझ तो रहता ही है। जहाँ मंत्रिमंडल का गठन होगा वहाँ 30 से 40 लोग हमारे चेयरमैन हो, वाइस चेयरमैन भी आने वाले समय में बनेंगे। अच्छा, इसके साथ ही आप संगठन से आप निकले हैं, बहुत संघर्ष आपने यहाँ पर किया है। इन दिनों चर्चाएं बहुत सी हैं, ये भी कहा गया कि संगठन और इसमें संतुलन नहीं है, जिसका विपक्ष भी लगातार जिक्र कर रहा है क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी तरफ से भी की जा रही है। उनको करने दीजिए प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपको लगा कि ऐसा संगठन और सरकार में कोई तालमेल नहीं है, आपको लगा तो बताइए। धन्यवाद। अच्छा, इसके साथ ही एक आखिरी सवाल के ऊपर आते हैं कि क्या हिमाचल प्रदेश में अब अगला जो आपका एक साल का अगला जो आपका होगा, रोड मैप आपने क्या बनाया है? क्या कुछ करना जो है वो? मेरा रोड मैप मेरे दिमाग और दिल में सिर्फ एक है कि हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बने जी, आम जनता के तक इस की रोशनी पहुँचे, गरीब आदमी का भला हो, किसान का भला हो, युवाओं को रोज़गार मिले। इसलिए मैं कई फैसले, आपने देखे होंगे, कई फैसले मैं कर रहा हूँ। कई फैसले किसी को अच्छे लगते हैं, किसी को बुरे लगते हैं, तो उस दृष्टि से मैं काम कर रहा हूँ ताकि हमारा राजस्व बढ़े। और मुझे खुशी है कि पहली बार हमारा राजस्व, वैसे तो हर साल बढ़ता था, लेकिन इस बार एक्स्ट्रा हम 1100-1150 करोड़ रुपया बढ़ा रहे हैं ताकि आने वाले युवा जो हैं और आने वाले हिमाचल का भविष्य जो है वो सुखद हो। इस दृष्टि से मैं काम कर रहा हूँ। और केंद्र सरकार से सहयोग अगर? देखिए, केंद्र सरकार से हम संवाद करते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं और उनसे बातचीत करके कई चीज़ों का समाधान निकलता है, कई का चर्चा में भी बातचीत जारी है। जैसे कि मैं अपने क्लेम की बात कर रहा हूँ, मैंने 9750 करोड़ रुपया क्लेम किया, तो मैं उनको बोलता हूँ 4500 करोड़ रुपया दो आप हमारे को, जो कि देना ही है। तो वो बोलते कि नहीं, अभी इस पर और ऐसा करो, तो ये बातचीत चलती रहती है। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में बातचीत से हम केंद्र सरकार से जो राज्य का शेयर बनता है वो लेंगे। 2024 की किस तरह की तैयारियां? चुनाव सर पर हैं और सभी तैयारियों में जुटे हुए हैं, आप पहले ही अपील कर चुके हैं, आपकी क्या तैयारी है? नहीं, मैं तो जो काम करता हूँ चुनाव की तैयारियों को देख के काम नहीं करता। मैं लॉन्ग टर्म जो हमारी सिस्टम है उसको देखकर आगे कार्य करता हूँ कि अगले 3 साल में ये चीज़ें धरातल पर आनी चाहिए। लॉन्ग टर्म प्लानिंग से हमको ये फ़ायदा होता है कि हम चीज़ों को दिशा तय कर सकते हैं और जब चुनाव का वक्त होगा, चुनाव 1 महीने का होता है, उस समय चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, आप चलते चलते एक आखिरी सवाल, आप 1 साल का कार्यकाल जो है उसका जश्न आप बना रहे हैं वहाँ पर धर्मशाला में, किस तरह की वहाँ पर भीड़ रहेगी? कौन कौन बड़े चेहरे जो हैं वो आपके जो हाई कमान की तरफ से जो है वो आ रहे हैं? नहीं, मैंने तो सभी को न्योता दिया है।
लेकिन मुझे मेन तो हमारा सरकार का ही कार्यक्रम है, तो निश्चित तौर पर उसमें जो चीफ गेस्ट हमारी प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह जी होगी, हमारे इंचार्ज राजीव शुक्ला जी होंगे, खुद मैं आऊँगा, उसके अलावा जो आना चाहेगा वो शाम तक पता लगेगा। लेकिन हमारा जो ये रैली है सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर रैली। लेकिन विपक्ष को तो आपका कोई काम पसंद नहीं आया। विपक्ष तो लगातार ये कह रहा है कि हम तो आक्रोश दिवस मना रहे हैं और 1 साल पे आप जश्न मनाएंगे, वो कुछ पत्रक वगैरह और बहुत से आरोप जो है वो लेकर बैठेंगे। किस तरह से आप रिएक्शन नहीं, उनकी पार्टी के बीच में अपना आक्रोश है ना। अब पहले बेचारे राजीव बिंदल जी को षड्यंत्र करके निकाल दिया और दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बन गए, तो उन दोनों को भी तो कुछ दिखाना है जनता के बीच, वो उनका काम है, करने दीजिए। तो उससे सरकार की कार्यप्रणाली पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नहीं, सरकार 5 साल के लिए चुनकर आती, क्या कार्यप्रणाली पर फर्क पड़ेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, और बहुत सी बातें जो है जनता टीवी के साथ एक्सक्लूसिवली की है। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी शिमला।